कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई रब नहीं होता। दरिंदों का अपना कोई मजहब नहीं होता। तबाही करने वालों का मजहब तो सिर्फ तबाही है। लहू किसका बहा उन्हें मतलब नहीं होता। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कैरियर कोच, एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पर और मुझे मतलब है अपने देश से। लेकिन ये वीडियो उन किसी के लिए नहीं है जिन्हें अपने देश से मतलब नहीं, इसी देश में रहकर, कमाकर, खाकर इसी में इनसिक्योर फील करते हैं और वंदे मातरम कहने से बचते हैं। अपने देश की ही लाखों कमियां निकालने वाले, उसकी नीतियां और योजनाओं को गलत करने वाले अभी इस वीडियो को छोड़ दें। और बाकी आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें। आज आज़ादी को मिले ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं। शायद इसीलिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन कहीं हम फिर से किसी गुलामी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। इस बात को बेहतर समझने के लिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो पे बने रहें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यकीन मानिए यू आर मिसिंग अ लॉट। जब हम आज़ादी से पहले की बात करते हैं तो हमें सिर्फ वो स्ट्रगल और पेन याद आते हैं जो हमें ब्रिटिशर्स ने दिए। लेकिन क्या हम वो सारे दर्द और चोटें भूल जाएं जो हमें मुगल्स से मिले? ब्रिटिशर्स तो वो थे जो सिर्फ हमें गुलाम बना कर रखना चाहते थे, लेकिन मुगल्स तो वो थे जो हमारा नाम और हमारी पहचान तक हमसे छीनना चाहते थे। मुगल्स 1526 में इंडिया आए और करीबन 40 मिलियन लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रहे होंगे उस टाइम की। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। और ये लोगों को ख़त्म करने के लिए किसी बॉम्ब या बंदूक की गोली का इस्तेमाल नहीं करते थे। चाकू, छुरी, तलवारों से पहले लोगों के शरीर को छेद दिया करते थे, फिर उनके हाथ पैरों को काट करके उनकी आंखों में गर्म गर्म सरिया घुसेड़ देते थे। पूरी तरह से तड़पाने के बाद उनके गर्दन को शरीर से अलग करके उसका पहाड़ बनाकर रोड के चौराहे पर जाकर कलेक्ट करते थे, जिससे कि वो अपना डर लोगों के अंदर जमा सकें। और फिर जो वो उनकी महिलाओं और बच्चों के साथ करते थे, क्षमा चाहता हूँ, वो बताना योग्य नहीं होगा। बस इतना समझ लीजिए कि जब मैं इस रिसर्च को कर रहा था और इसकी रिसर्च को लिखने के बाद मेरी रूह उस दर्द को याद करके कांप गई और मेरी आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थी। क्या कुछ नहीं सहा हमारे देश ने। 1526 से लेकर 1947 करीबन 421 ईयर्स लगातार हम लड़े, गिरे, हारे और टूटे भी, लेकिन फिर अंत में अपनी जीत से सारी दुनिया को दिखा दिया कि भारत वीरों और शक्तिशालियों का देश ऐसे ही नहीं कहलाता। जब कोरोना काल में बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी थी, तो वो इंडिया ही था जो वन ऑफ द लीस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बनकर सामने आया। हम लड़ लड़ के इतना मजबूत हो चुके हैं कि अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि वो इंडिया ही क्यों जिस पे सारी दुनिया की नज़र है, पहले भी और आज भी? इसलिए नहीं कि इंडिया बहुत समृद्ध राज्य है, इसलिए नहीं कि ये सोने की चिड़िया कहा गया या ज़ीरो का इन्वेंशन यहाँ हुआ। ये तो सारी चीज़ें सच हैं ही, लेकिन मैं आज बात करने आया हूँ उन फैक्ट्स के ऊपर जो हम धीरे धीरे करके अपने देश से कम करते जा रहे हैं। हमारी मोरालिटी, एथिक्स, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, रिस्पेक्ट और डिग्निटी की वो भारत ही है जहाँ गुरुओं को भगवान के ऊपर का दर्जा दिया गया, जहाँ पेड़ पौधे, पशुओं को भी पूजा में शामिल किया गया, जहाँ आज भी बच्चों को खुद से ज़्यादा अपने माँ बाप के दिए आशीर्वाद पे विश्वास है, तो वहीं एग्ज़ाम्स से पहले स्कूलों में भी दही चीनी खिलाने की प्रथा खास है। वो भारत ही तो है जहाँ वचन सर्वोपरि है, जान जाए मगर वचन नहीं जाना चाहिए, जहाँ धर्म है, विश्वास है, भरोसा है, माँ की ममता और पिता का साथ भी है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसा ज्ञान का भंडार है। अरे यही तो वो देश है जहाँ बेटियों को लक्ष्मी और बच्चियों में देवी माँ का निवास है। इतने सारे फेस्टिवल यही तो हैं, होली के रंग, दिवाली के दीपक, रक्षा का बंधन, यही तो है जो एक दूसरे से मिलने और समय निकालने के लिए लोगों को मजबूर कर देता है। और आपको पता है ये वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं यानी कि YouTube, उस YouTube पे भी सबसे बड़ा चैनल अपने भारत का ही है, टी सीरीज।
एक और ऐसा फैक्ट जो इंडिया को बाकी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है, और ना ही किसी और कंट्री के पास ये पावर है और शायद ही कभी किसी और कंट्री के पास ये पावर हो पाएगी। पता है वो पावर क्या है? वो है 365 मिलियन यूथ की एनर्जी, जो गर्मजोशी से एकदम भरी हुई है, जिसके खून में इतनी गर्मी है जो किसी भी लोहे को पिघलाने का दम रखती है। ये किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आप भी 13 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स की रेंज में आते हैं तो आप भी यूथ हैं और इंडिया का प्राइड हैं। किसी भी कंट्री के लिए उसकी यूथ की एनर्जी किसी भी न्यूक्लियर एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल होती है, अगर उसे सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए तो। लेकिन आजकल का यूथ कर क्या रहा है? ये कच्चा बादाम और बचपन के प्यार में ही उलझा हुआ है। इसे अपनी उल्टी सीधी रील्स पे मिलियन व्यूज़ चाहिए, और जिसको देखो वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। और ये खुद इन्फ्लुएंस भी किससे हो रहे हैं? उनसे जो गंदी, अभद्र और गालियों से भरी भाषा का यूज़ कर रहे हैं, और इसे उनकी लैंग्वेज में स्टाइल कहा जाता है। और OTT प्लेटफॉर्म के तो कहने ही क्या, वहाँ तो जैसे कोई लगाम ही नहीं है, क्योंकि वो बिना गाली और गंदे सीन्स के तो कंप्लीट ही नहीं मानी जाती। और ये हमारे यूथ को बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है। और बचा हुआ यूथ तो प्यार मोहब्बत में ऐसे डूबा हुआ है कि उसे खुद से ज़्यादा बेबी ने खाना खाया कि नहीं इस बात की चिंता सता रही है। और अगर वही बेबी किसी और के साथ खाना खाने चली जाए तो फिर साहब किसी ठेके में बैठकर उसकी यादें मिटाने में लग जाते हैं। ऐसे बिगड़ते माहौल में आप ही सोचिए कि हम 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं या फिर से कमज़ोर गुलाम बनने की तैयारी कर लें। क्या हमें नहीं सीखना चाहिए उन युवाओं से जो लगातार अपने देश के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहे हैं? आपको ये जान के भी खुशी होगी कि जिस गूगल पे सारी दुनिया काम कर रही है उसका CEO कोई और नहीं, इंडियन है। जिस ट्विटर पे हम ट्वीट करते नहीं थकते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, उसका CEO भी कोई और नहीं, इंडियन ही है। और जिन मिलियनेयर और बिलियनेयर बिजनेसमैन से हम इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, चाहे वो स्टीव जॉब हो, मार्क जकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो या जेफ बेजोस, उनका $1 मिलियन बिजनेस का मोटिवेशन भी इंडिया ही है। इसलिए अगेन आई प्राउड टू बी इंडियन। और अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो इस वीडियो को बिना रुके लाखों और करोड़ों लोगों तक शेयर करते जाइए, और मेरे साथ हर घर तिरंगा आंदोलन में जुड़ जाइए। अभी तक मुझे सुनते रहने के लिए और मुझे अपना पूरा समर्थन देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।